मेरी जो राइफल थी ना वो लिटरली ऐसे आरती उतार रही थी एंड आई वाज लाइक कि एक सेकंड के लिए रुक जाए तो मैं शॉट चला लूं। 10th शॉट के बाद जब वो अनाउंसमेंट चल रही थी कि कौन पर्सन कौन सी रैंक पे है, उस टाइम पे मैं लिटरली अपने आप को गालियां दे रही थी, क्या करने आई है यहाँ पे, ये करने आई है, 7वें नंबर पे है, 2 शॉट के बाद में तो एलिमिनेट हो जाएगी। बारो तेरी माटिर घोरे खेतुर हाड़े नदीर तीरे बाजुक सुखेर बाँशी बाजुक सुखेर बाँशी। पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मोना अग्रवाल अभी हमारे साथ है। वी हैव सेलिब्रेटेड हर इन पेरिस एंड वी जस्ट फिनिश्ड द ट्रेल ब्लेजर्स कॉन्क्लेव। एंड मोना जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रेल ब्लेजर्स कॉन्क्लेव? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इट इज़ लाइक वी आर सेलिब्रेटिंग मतलब वुमेंस अचीवमेंट एंड वुमेंस डे। मतलब एक औरत को क्या चाहिए, एक औरत को ये चाहिए कि उसके जो भी एफर्ट्स हैं या वो जो भी करती है उसे कोई देखे, अप्रिशिएट करे। तो दैट वी हैव सीन कि हर जगह जिस तरह से आपने अप्रिसिएट किया है, हर मोमेंट को जिस तरह से हमें सेलिब्रेट करवाया है। एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट वॉक। तो आई रियली एंजॉयड एवरीथिंग। पेरिस की वो जो शाम थी जहाँ पे आपने मेडल जीता, उस रात अगर मैं पूछूं कि टेक मी टू दैट मोमेंट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब दैट मोमेंट? मेडल से पहले वाली रात के बारे में मैं पहले बताना चाहूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा मैच था और शायद वो एक मोमेंट होता है करो या मरो। तो मेरी लाइफ का वो मोमेंट वही था कि कल या तो मुझे करना है या मुझे मरना है। मैं अपने आप को वापस इंडिया ले जाके उस फेलियर के साथ, या एक्चुअली पैरा ओलंपिक स्टेज तक पहुंचना भी सक्सेस है, बट स्टिल मेरा खुद का कॉन्फिडेंस मुझे ये कह रहा था कि मोना तुझे फेलियर के साथ वापस नहीं जाना है। तो तुझे कल वो सपना पूरा करना है जिसे तू जीने के लिए यहाँ तक पहुंची है, तूने एफर्ट किए हैं। तो कल अपने सारे एफर्ट्स, अपनी सारी एनर्जी उसमें डाल देना। तो वो पूरी रात मैं एक बोलते हैं ना कि आई वॉज नॉट इन अ स्लीप बट आई वॉज इन अ मेडिटेशन, जो एक मेडिटेशन वाली जो स्लीप होती है, मैं पूरी रात उसमें थी। एंड आई वॉज मेडिटेटिंग माई सेल्फ कि यू आर वेरी एनर्जेटिक, यू आर वेरी मतलब फोकस्ड, कॉन्फिडेंस, और वो सारी चीज़ें जो तेरे अंदर है वो तुझे कल मैच में निकालनी है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, मेडल जीता। पहले रात जब आप शूटिंग रेंज में जा रही थी तब कैसा लग रहा था? जब क्वालिफिकेशन मैच के लिए हम जा रहे थे तो आई वॉज लाइक वेरी मच कॉन्फिडेंट एज इट इज़। मैं मेरे प्रैक्टिस में भी एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ मैच के दौरान। तो वो मैंने पैरा ओलंपिक स्टेज पर मैच में एक एक्सपेरिमेंट किया। मेरी 4th सीरीज डाउन थी और मैं 13th रैंक के ऊपर थी क्वालिफिकेशन में। टोटल 6 सीरीज होती है, तो 40 शॉट्स के बाद मैं 13th रैंक पे थी। मेरे कोच आए एंड ही वाज लाइक के मोना डोंट वरी, अभी 20 शॉट हैं, हो जाएगा, एक बार थोड़ी देर रेस्ट कर ले 5 मिनट। एंड आई वाज लाइक सर टेंशन मत लो, मैं कर लूंगी, अभी 2 सीरीज बाकी है, निकल जाएगा, आप बैठो आराम से जाके। ही वॉज एक्चुअली लुकिंग लाइक मी, मतलब वो मुझे इस तरह से देख रहे थे कि ये मुझे चिल कर रही है या मैं इसे चिल करने आया था। तो क्वालिफिकेशन मैच के टाइम पे आई वॉज मतलब वेरी गुड कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, बहुत अच्छा। उसके बाद में जस्ट आफ्टर 45 मिनट्स हमको फाइनल्स हॉल में ले गए थे। फाइनल्स के टाइम पे भी मैं कॉन्फिडेंट थी, पूरा मतलब फोकस था, सारी चीज़ें थी। बट आई डोंट नो व्हाई मेरी हार्ट बीट बहुत बहुत फास्ट चल रही थी। तो आई रियली फेल्ट कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, हम लोगों ने शॉट्स फायर करना स्टार्ट किया। मेरी जो राइफल थी ना वो लिटरली ऐसे आरती उतार रही थी एंड आई वाज लाइक कि एक सेकंड के लिए रुक जाए तो मैं शॉट चला लूं। तो 24 शॉट्स का फाइनल होता है और 10 शॉट पे आई वॉज इन मतलब 7th रैंक, मतलब हम टॉप 8 लोग फाइनल में थे एंड आई वॉज इन 7th रैंक। एंड 10th शॉट के बाद जब वो अनाउंसमेंट चल रही थी कि कौन पर्सन कौन सी रैंक पे है, उस टाइम पे मैं लिटरली अपने आप को गालियां दे रही थी, क्या करने आई है यहाँ पे, ये करने आई है, 7वें नंबर पे है, 2 शॉट के बाद में तो एलिमिनेट हो जाएगी,
क्या करना क्या चाहती है, ये जाके वापस लोगों को बोलेगी कि मैंने ये मतलब इतना मेहनत करके मैं यहाँ तक इसलिए आई थी। मोना तू कर सकती है, मोना तू कर सकती है, मोना तू कर सकती है। तो वो ड्यूरिंग दैट अनाउंसमेंट मैं खुद को बार बार ये रिमाइंड करा रही थी कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मैंने बहुत बार प्रैक्टिस में ये चीज़ की है कि मैं एकदम बॉटम में आ गई हूँ और फिर मैंने उसको मतलब पिकअप करके और वापस टॉप में गई हूँ। तो यस आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं ये कर सकती हूँ। और उस एक शॉट में मैंने अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा लेसन जो भी मैंने सीखा था शूटिंग के अंदर, अपने सारे पेशेंस को डाला। एंड दैट वन शॉट 11th नंबर का जो शॉट था दैट वाज 10.9। इट्स अ बुल्स आई, मतलब उससे बेस्ट शॉट कोई नहीं होता। एंड आफ्टर दैट शॉट आई वाज लुकिंग, मैं अपने आप को देख रही थी रैंकिंग में कौन से नंबर पे हूँ, और आई वाज इन मतलब टॉप 3, 3rd नंबर पे थी मैं। उसके बाद मैंने कहा हाँ ठीक है अब मैं मेडल लेके जाऊंगी। तो वो कॉन्फिडेंस बार बार आपने प्रैक्टिस किया है तब आता है, और वही सारा चल रहा था। एंड दैट्स मतलब अगर मैं कहूँ कि जब मैं 22nd शॉट के ऊपर एलिमिनेट हुई तो इट वाज माय डेस्टिनी। आपको अपने वो बोलते हैं ना कि उससे ज़्यादा नहीं मिलता, किस्मत से ज़्यादा। Exactly. तो मेरी किस्मत में शायद उस समय वही था कि तुझे इस बार ब्रोंज लेके जाना है। एंड आई एम हैप्पी, क्योंकि अगर शायद मुझे गोल्ड मिल जाता और वो सेटिस्फेक्शन मिल जाता ना, तो मैं LA28 के लिए खुद को एक रिफिल वो नहीं दे पाती। तो शायद भगवान ने इसलिए वो एक छोटी सी कसक छोड़ी कि यू हैव टू मेक अ कम बैक। तो उस कम बैक के लिए आई एम फीलिंग के यस, अभी 28 के अंदर एक गोल्ड मेडल नहीं चाहिए, कुछ और भी चाहिए। नॉट ओनली वन गोल्ड मेडल, 28 के पहले एशियन गेम्स भी होगा, वहीं पे भी हाँ। आपका और भी प्रैक्टिस हो जाएगा फॉर LA28। बट आपकी जो शूटिंग में आने की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। एंड काफ़ी लोगों को पता भी है, और जिनको नहीं पता इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने जब पेरिस गए थे उसके पहले, माइंड माई हिंदी उतना अच्छा नहीं है, बट उसके पहले आपके ऊपर बहुत सारी लोन्स की बर्डन था आपकी दोस्तों से, फिनेंशियल लोन्स की बर्डन था। एंड आपने ये बोला था कि इफ़ आई गेट द मेडल उनसे मैं इनको रिपे करूँगा। सो ये पूरा स्टोरी बताइए एंड हाउ मच प्रेशर वाज दैट। ओके, मैंने शूटिंग स्टार्ट किया था मेरा जब सेकंड बेबी हो गया था। हाँ। उसके बाद में तो सेकंड बेबी होने के 2 महीने बाद में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। तो बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन आया हस्बैंड के ट्रीटमेंट पे। उसी के 2-3 महीने में मुझे पता चला कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनको कुछ मतलब इंटेस्टाइन कैंसर है, तो उनका ट्रीटमेंट था। मैं घर वालों से फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। और मेरे हस्बैंड को फिजिकल जो हमें डिसेबिलिटी है उसके साथ साथ जो एक्सीडेंट में ब्रेन इंजरी हुआ, तो ब्रेन इंजरी के बाद आई वाज लाइक आई डोंट नो कि वो रिकवर कर पाएंगे या नहीं। नाउ आई हैव टू प्ले दैट रोल, मदर और फादर का दोनों। तो एक फादर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बच्चों को फाइनेंशियल सिक्योरिटीज देना, मैंने अपना स्पोर्ट्स करियर ऐसे सोचा था कि मैं बच्चों के मेरे मतलब बेटा जो हुआ उसके 2 साल बाद स्टार्ट करूंगी, एटलीस्ट बेटा 2 साल का हो जाएगा। और उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि मैं 2 साल का गैप नहीं दे सकती, क्योंकि उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाएंगी। तो मुझे अब इमीडिएटली डिसीजन लेना है। तो उस टाइम पे घर वालों ने सब ने रिस्ट्रिक्ट किया कि बच्चे बहुत छोटे हैं, हस्बैंड तेरा बेड रेस्ट पे है, हम लोग फाइनेंशियली तेरे को कर नहीं सकते हैं कुछ सपोर्ट, अभी मत कर और ये सब। एंड आई वॉज लाइक के अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आई डोंट नो मैं वो डिसीजन कैसे ले पाई, बट वो बेटा जब मेरे 6 महीने का था मैंने उस समय छोड़ के उसको और शूटिंग स्टार्ट किया। घर वालों से फाइनेंशियली लेना नहीं था, मेरी बहुत एक छोटी सी बेसिक जॉब थी, वो भी ऐसा था मैटरनिटी लीव के बाद में वो जॉब शफल और वो सारी चीज़ें होंगी तो मेरे को सैलरी आना बंद हो गई। एंड आई वाज लाइक मैं कैसे कर पाऊंगी पता नहीं। मेरे फ्रेंड्स ने एंट्री ली यहाँ पे, एंड उनका ये कहना था कि देख हम तेरे को कई सालों से जानते हैं, तू ऐसे संकोच मत कर कि हेजिटेट मत हो कि हमसे ले रही है, हम तेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनका मतलब ऐसे था, मतलब मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने के लिए। उन्होंने कभी भी अपना नाम लेने के लिए मना किया है, मतलब दे हैव स्वेयर्ड मी कि कभी भी कहीं पे भी हमें पब्लिकली नाम नहीं लेना, और वो कभी मेरे साथ फोटोज में भी नहीं आते हैं, बोले हमें वो पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मैं मतलब जिस दिन मैं उनका नाम ले पाई ना, आई विल फील के यस मैं मतलब नाम ले सकूं मैं उनका, लेकिन वो नहीं लेने देते हैं। तो उनका ऐसा था कि जब मैं फ़ोन करती थी ना इस दौरान उनको,
हाय कैसा है। तो ही वॉज लाइक के सुन 5 मिनट के लिए फोन रख, मैं वापस करता हूँ। एंड 5 मिनट के बाद ही वॉज लाइक के 2 लाख रुपए तेरे खाते में डाल दिए हैं, कुछ और चाहिए तो बता देना। मेरे को कभी मांगने ही नहीं दिया। मतलब मुझे याद नहीं है मैंने कभी उसको बोला हो उन लोगों को कि मुझे इतने रुपयों की जरूरत है। और मेडल आने के इतने टाइम बाद भी उन्होंने आज तक अपने मुंह से पैसा नहीं मांगा कि तू हमारा वापस कब चुकाएगी। उनका ये है कि हमने इन्वेस्ट किया था, तुम मेडल जीत कर आई हो, हमारा सक्सेस हो गया, वही रिटर्न हो गया, हमारा रिटर्न है, हमें तुम्हारी कामयाबी से बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब इस तरह के दोस्त अगर जिंदगी में मिल जाए ना, तो मुझे नहीं लगता किसी भी इंसान को फेलियर देखनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली, ऐसा दोस्त सबका होना चाहिए। ये बताइए कि आप अपने जब मेडल लेके वापस आए तब सेलिब्रेशन कैसा था, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ, हाउ वाज इट? उस दिन से लेकर आज तक शायद हम लोग वो मेडल ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। चल रहा है। मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हम जाते हैं और वो मेडल सेलिब्रेट नहीं होता। और हर इंसान का उस मेडल को सेलिब्रेट करवाने का अपना अपना तरीका है। तो जैसे फर्स्ट डे मैं दिल्ली में ही थी, तो दिल्ली में मैं मेरे बुआ के बेटे के घर पे थी, मेरे मम्मी पापा आए हुए थे। तो हम लोगों ने एक छोटी सी पूजा करी और आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो वो श्री कृष्ण का एक पूरा भजन संध्या रखा था मेरे लिए एंड आई वाज लाइक डांसिंग मतलब 2 और 3 आवर्स। तो वो एक अपना तरीका था सेलिब्रेट करने का। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे हम लोग मंत्री जी से मिले थे। फिर उसके बाद में जो मेरे इन लॉज का हमारा विलेज है वहाँ पे मेरे लिए बहुत एक बड़ा रैली निकाला था। मेरे जो कोच हैं उन्होंने जयपुर में मेरे लिए एक बहुत बड़ा रैली निकाला था, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। मेरे घर पे मतलब मेरी फेवरेट सारी डिशेस वगैरह बना के और मुझे ट्रीट दी। वो डिशेस क्या क्या है? वो डिशेज उन्होंने बनाई थी, मैंने कुछ भी खाया नहीं क्योंकि मैंने मीठा अवॉइड कर रखा था। तो आई वाज लाइक मुझे हलवा बहुत पसंद है, बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, सूजी के लड्डू बहुत पसंद है। तब तो आपको कोलकाता पसंद होगी, इतना सारे मिठाई आपको पसंद है। मैं मीठा मतलब अवॉइड कर रही हूँ, मैंने कुछ भी मीठा अभी तक खाया नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा आऊंगी खाने के लिए। तो इट वाज लाइक सबका अपना अपना तरीका था उस मेडल को सेलिब्रेट करने का। और 6 महीने हो चुके हैं, मैं अभी भी वो सेलिब्रेट कर रही हूँ। आज भी हमने जो सेलिब्रेशन किया वो शायद उसी का एक मतलब पार्ट था। एक बात बताइए, आपका एक दूसरा स्पोर्ट के साथ भी बहुत ही इन्वॉल्वमेंट है, जो सिटिंग वॉलीबॉल आपने बोला था। सो उसके बारे में अभी आपने शुरू किया था वुमेन्स टीम, वहाँ से बहुत सारे लड़कियों को गवर्नमेंट जॉब मिला है। अभी वो टीम का क्या सिचुएशन है, अभी स्टेटस क्या है आपका वो वाला साइड का? एक्चुअली हमारे इंडिया में है ना, स्पोर्ट्स फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, उनमें पॉलिटिक्स और मतलब बहुत सारा चीज़ें हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा है अभी भी। तो मैंने अपने खुद के लिए एक्चुअली ये सारा रिसर्च किया था कि मैं एथलेटिक्स में कैसा कर पाऊंगी या मैं पावर लिफ्टिंग में कैसा कर पाऊंगी। एंड आई फाउंड कि मेरी वो रिसर्च अब मैं दूसरों को बताती हूँ, जब कोई नए बच्चे एंटर करते हैं स्पोर्ट्स में तो उनको बहुत काम आती है। तो उसी एक रिसर्च के दौरान मैंने कोशिश की कि मैं वुमेन्स को आगे लेकर आऊँ, उनके लिए अच्छे एफर्ट करूँ। तो वो टीम हमने उस समय बनाई, हमने पहला नेशनल कंडक्ट करवाया। उस नेशनल के बेसिस पे जो मेडल आया उसके बेसिस पे राजस्थान गवर्नमेंट में 7 और 8 गर्ल्स जो वॉलीबॉल की थी उनको गवर्नमेंट जॉब मिली। कुछ ये होता है कि हमें सेटिस्फेक्शन भी आ जाता है। एक बेसिक इंसान जो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, फिजिकली चैलेंज्ड है, उसके लिए ये इतना काफी होता है कि हम लोगों ने एक गेम में पार्टिसिपेट किया, जॉब मिल गया, हमको गवर्नमेंट जॉब मिल गया, जिंदगी भर का इनकम है, फैमिली भी उसमें सेटिस्फाइड है। तो कहीं ना कहीं वो स्टॉप हो जाता है। फिर दोबारा से वो स्ट्रगल स्टार्ट होता है कि अब नई लड़कियों को लेकर आओ, क्योंकि अब उन्होंने तो आना ही बंद कर दिया है। तो वो सारा वो स्ट्रगल चल रहा था। और इसी दौरान मैंने ये पाया कि मैं टीम गेम में ज्यादा फोकस करूंगी तो मेरा फैमिली जो मेरे मतलब पर्सनल लाइफ में चल रहा था मैं उसे हैंडल नहीं कर पाऊंगी। मतलब दोबारा वो स्ट्रगल वाला फेज नहीं देख पाऊंगी। तो मुझे अचीवमेंट वाला फेज चाहिए। तो दैट इज वाई मैंने एक इंडिविजुअल गेम सिलेक्ट किया जिसमें मेरा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैलकुलेट हो और मैं रिजल्ट के साथ में वापस से रिटर्न करूं। तो मुझे 2024 का ओलंपिक दिख रहा था और मुझे लगा कि कोई ऐसा इंडिविजुअल गेम जिसको मैं टेक्निकली अडेप्ट कर सकूं, बॉडी को ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस ना आए। तो इस तरह से मेरी सारी रिसर्च आई शूटिंग के ऊपर। आपका राजस्थान में आपका जो कोच है, आपने बोला था कि आपके घर के
नज़दीकी है आपके एकेडमी, अभी भी उनके साथ ही काम कर रही है आप? जी बिल्कुल। ये भी शायद अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मतलब ये कुछ इस तरह के रिकॉर्ड है जो कहीं पब्लिक नहीं होते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड है कि किसी भी फील्ड में 0 लेवल से ओलंपिक मेडल या पैरा ओलंपिक मेडल तक आप एक ही कोच के साथ में अपनी जर्नी को लेकर जा रहे हैं, और विद इन 0 लेवल से 2.5 ईयर के अंदर आपने 0 लेवल से पैरा ओलंपिक या ओलंपिक स्टेज पर मेडल अचीव किया है। तो मैं बहुत खुश, मतलब अपने आप को फील करती हूँ कि मैं ये दोनों ही चीज़ें कर पाई, अपने बेसिक कोच को इस लेवल तक लेकर आ सकी। मेरी और उनकी बॉन्ड बहुत अच्छी है। एकलव्य स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी, योगेश सर, मतलब ये नाम सुन के मेरे को ऐसे होता है कि यस, ही इज़ देयर विथ मी, और उनकी वजह से मैं ये मेडल अचीव कर पाई। मेडल से पहले वाली रात को जब मैंने उनसे बात की थी ना, तो मैं उनको बोल रही थी कि सर थोड़ा नर्वस हो रहा है, आई विश कि आप यहाँ होते। तो उनका मतलब इन जनरल एक कोच क्या कहेगा कि हाँ ये लोग लेकर नहीं गए मेरे को और ऐसा सब, उनका ये था तू आंख बंद कर, मैं तेरे बगल में वहीं पे खड़ा हूँ, सोच ही मत कि मैं वहां नहीं हूँ। किसने कह दिया? तेरे को सब कुछ जो सिखाया है ना, तेरी राइफल के रूप में मैं वहां पे हूँ, तेरी जैकेट के रूप में मैं वहां पे हूँ, हर जगह पे मैं ही मैं हूँ। तू बस खेलने में फोकस कर, मैं वहीं खड़ा हूँ तेरे पीछे। तुझे जब भी ऐसे लगे ना कि इस मोड के ऊपर मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या डिसीजन लेना है, आंख बंद कर लेना, मैं वहीं खड़े होकर तेरे को जवाब दे रहा हूँ। सब कुछ तेरे को सिखा रखा है और तुझे मैं वहीं खड़ा हुआ मिलूंगा। तो वो एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर से कि चाहे वो नहीं भी है ना साथ में, तो ही इज देयर विथ मी। तो उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि मेरा बॉन्ड किसी और से उतना स्ट्रांग बन पाएगा। एंड नॉट ओनली शूटिंग के फील्ड में, मैं अगर कहूँगी कि जब भी मैं पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुई हूँ कि मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो उन्होंने एक बड़े भाई की तरह, एक फादर की तरह मुझे हैंडल किया है। जब भी मैं इमोशनल हुई तो उनका ऐसे आता था कि कोई बात नहीं, फैमिली में ये सब चीज़ें होती है, संभालते थे मुझे। तो मोर देन अ कोच एक्चुअली। काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। एक बात बोलिए, हाउ इज़ मोना अग्रवाल बैक स्टेज, कि आप जब नहीं खेल रहे होते, फैमिली टाइम कैसा होता है आपका? वेरी किडिश। मैं मेरे बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हूँ एकदम। घर में आप मुझे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि शी इज़ अ पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट। मैं मेरे बच्चों के साथ में चीटिंग करती हूँ। हम लोग चॉकलेट्स लेके आते हैं तो मैं उनसे छीन कर खा रही होती हूँ। वो रो रहे होते हैं मम्मा ने हमारी चॉकलेट खा ली। मैं उनके लिए जैसे केक वगैरह, पेस्ट्रीज वगैरह लेकर आती हूँ तो मैं हमेशा उनसे छीन कर खाती हूँ। मैं अपने लिए सेपरेट कभी ऑर्डर नहीं करती। मुझे बहुत मज़ा आता है उनके साथ छीन कर खाने में। तो मतलब दैट इज़ व्हाट आई एम। एग्जैक्टली। और उसके अलावा अपनी मस्ती में गुनगुनाते रहना, ये भी मेरा एक मतलब मैं जब एकदम घर में अकेली होती हूँ या कुछ भी होता है तो मैं बस जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाना गाती रहती हूँ। तो दिस इज व्हाट मैं सोचती हूँ, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखता है ये मुझे। मोना जी, कोलकाता में आप आई है, आपको बंगाली भी थोड़ा थोड़ा आता है ये मैंने सुना है, एंड कुछ गाने भी आपको बंगाली में आता है, क्यों ना हो जाए एक बंगाली सॉन्ग? बिल्कुल। मैं आप लोगों की बंगाली सुन के एक्चुअली अपने बचपन का एक वो मोमेंट रिमाइंड करा रही थी खुद को, जिसमें मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर मतलब कुछ सॉन्ग प्रिपेयर किए थे। तो आई वुड लव टू शेयर इट विथ यू। बहुत ज़्यादा लिरिक्स याद नहीं है बट वॉट एवर आई कैन मतलब सिंग। दूरे राजान बाउलेर गान, কচি কোলো তান পাখিদের গান, কচি কোলো তান পাখিদের গান, ফোটাক শোভাক হাসে পারে রেখে পালে হাওয়া নদীর তীরে মাঝির গাওয়া। forget the lyrics. It was lovely. ভারতেরই মাটির ঘরে খেতুর হাড়ে নদীর তীরে বাজুক সুখের বাঁশি, বাজুক সুখের বাঁশি। नेक्स्ट प्लान क्या है? अभी आपने कहा एशियन गेम्स से पहले लॉस एंजल्स 28 से पहले जितने भी प्रैक्टिस मैच हैं जिनमें मुझे परफॉर्म करना है तो उनमें मुझे परफॉर्म करना है। और टारगेट तो वही है 28 और पैरा ओलंपिक्स। बस छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ते हुए मुझे आगे बढ़ना है। और जो एक 0.1 मैं कहूँगी डेसिमल्स में कुछ छूट गया था यहाँ पे, मैं नहीं चाहती कि आगे वो छूटे। तो मैं अपनी तरफ से एकदम वापस 0 पे आके एक नए लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ।
और मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगी कि मैं उस लेवल तक वापस अपने आप को ट्रेन कर पाऊँ। कोई मैसेज अगर देना हो तो? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि इट्स नाइस कि हम लोग एक दिन साल में इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, बट अगर हम हमारे आसपास देखेंगे ना तो छोटी छोटी चीज़ों में वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जा सकता है। आप अपने घर में अपने वाइफ को, अपनी मदर को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को उनकी छोटी छोटी सक्सेस पे उनको encourage करके, उनको मोटिवेट करके इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर सकते हैं। वुमेन का एक मतलब वैसे तो मैं वीकनेस नहीं कहूँगी, स्ट्रेंथ है कि वो बहुत इमोशनल है और वो हर सिचुएशन को लेट इट गो कर देती है। अगर उसके साथ घर में या कहीं पे भी कुछ मतलब इस तरह की चीज़ हो रही है, जनरली मैंने देखा है कि वुमेन्स को इग्नोर कर देते हैं, अरे इसे नहीं पता होगा। कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस है घर के तो उसमें उनको कह देते हैं अरे इनसे क्या एडवाइस लेना, इनको क्या पता होगा। अगर मैं कहीं ऑफिस वगैरह के माहौल में बात करूं तो अरे इनको ज़्यादा वर्कलोड मत दो, इनका छुट्टियों का ज़्यादा नाटक रहता है, ये घर से लेट आएंगी, इस तरह का माहौल मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि आप सिर्फ अपने आसपास कोई एक या दो वुमेन को अप्रिशिएट कर दो, उनके लिए वही अचीवमेंट है कि उन्हें वो अप्रिसिएशन मिल रहा है। एंड यू विल सी द चेंज इन ऑल ओवर सोसाइटी के अंदर आपको वो चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि एक हेल्दी वुमेन अपने घर को, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को ही नहीं, एक सोसाइटी को भी हेल्दी करती है। It was lovely talking to you, Monaji, and we wish you all the best for the coming days. जापान में एशियन गेम्स होने वाला है, एलए में पैरालंपिक्स होने वाला है 28 पे। We have supported you in Paris and we will be continuing to support you and covering you in every stage. Thank you so much. It was lovely talking to you. Thank you so much. Thank you so much.